एनीथिंग, हम कोई इतने डेस्परेट नहीं है कि पीओ पे गए। हम जब तक पीओ के हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारे गले से रोटी नहीं नीचे उतरेगी। हमको जरूरत नहीं है, ये पीओके वालों को ही जरूरत है। और अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं तो कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। हिंदुस्तान जबरन पीओके को वापस लेगा, ये हमारी तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, आपको भी पता है। बिजली के रेट जो है ना, हम इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, मैं पंजाब के अंदर बैठा हूँ, हमारा जो रेट है वो 70 से 100 रुपए वेरी कर रहा है। कभी 70 होता है, कभी 60 होता है। लेकिन उनका रेट आपको पता है कि जब उन्होंने स्ट्राइक की थी बिजली के लिए तो मेरे ख्याल में 3 या 4 रुपए उन्होंने डिमांड थी उनकी कि हमारी इतनी करती जाए। तो वो हो गई है वहाँ पे बिजली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी हमारे डैम हमारे पास है, मंगला डैम है वहाँ पे, तो बिजली का रेट वहां पर ज्यादा हो गया और डेवलपमेंट की कमी है यहाँ। पीओके की जो आवाम है वो खुद ही बोलेगी, क्योंकि उनको यहाँ डेवलपमेंट दिख रही है। हिंदुस्तानी कश्मीर में पीओके में डेवलपमेंट का नाम नहीं है, बिजली नहीं आती है, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बिजली का तो आपने खैर पीछे खुद ही देख लिया क्या हाल था, जब उनका उनका कहना यह था कि बिजली बनाते तो हम हैं लेकिन हमको इतनी महंगी क्यों मिल रही। जयशंकर जी, बिल्कुल अगर आपको ये कंफर्म है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमने भारत के साथ मिलना, तो देर किस चीज की। तो अगर आप हरप्रीत भाई, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीरी लोग रहते हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमने मिलना है, तो एक रेफरेंडम करा लेते हैं मिलके। जो इंडिया का कश्मीर, इंडिया के पास कश्मीर है उसका भी, और पाकिस्तान के अंदर एक जो यूनाइटेड नेशन के जो करारदाद के तहत अगर वो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए पूरा कश्मीर। बांग्लादेश बना, हिंदुस्तान अगर चाहता तो विद इन नो फ्रैक्शन ऑफ टाइम बांग्लादेश को वो मर्ज कर सकता था हिंदुस्तान में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब तो टाइम था, मौका भी था, दस्तूर भी था, 93,000 पतलूनें भी उतार दी हुई थी, तब तो मौका भी था ना। कवर की थी कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब भी कवर की, और जब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को पूरा फुलफिल करके और मतलब बिजली के इतने यूनिट उनको सस्ते दिए, फिर जाकर ये मामला जो है सेटल हुआ, उस पर भी हमने प्रोग्राम की। तो यानी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यानी कि किधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं खुद अपना आपको एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ कि बिजली का खैर उनको ये मसला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम जो है वो खुद ही हमारे साथ मर्ज हो जाएंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आए दिन आती रहती हैं, लेकिन कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। इतने साल गुजर गए, इतनी जंगें लड़ ली, ठीक है, आप डेवलपमेंट जो है वो मतलब कश्मीर में करवा रहे हैं, ठीक है, हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वहाँ पर जो है हम वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं जब आप क्लेम करते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तक मसले का हल नहीं निकल सका। अपने वो बलूचिस्तान की तरफ ध्यान दो, पीओके तो आ रहा है, कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी। Hi viewers, this is मेरी बहा इमरान and you're watching my YouTube channel viewers। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है हरप्रीत सोनूवालिया और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। सत श्री अकाल जी, शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। शुक्रिया रिबा आपका, और साढ़े वीर भी साढ़े नाल बैठे आज, हाँ। बहुत चंगा, बहुत वधिया लग रहा सानू। सही, जबरदस्त। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बहुत सारी जंगें हमने कश्मीर के नाम पर जो लड़ी हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो लंदन गए और हमारे जर्नलिस्ट ने उनसे जो नर्वस करने के लिए सवालात पूछे और उसके काउंटर में उन्होंने जो जवाब दिए, उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर भी कुछ ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट्स पास की कि वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के इन स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं। We reject the remarks made by Indian External Affairs Minister on Jammu and Kashmir during an event at Chatham House, London, held on 5th March 2025. The remarks misrepresent the ground realities and contravenes the international law. Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. The relevant UN Security Council resolutions stipulate that the final status of the Jammu and Kashmir is to be determined through a free and impartial plebiscite
under the UN auspices. India's prevarication cannot change this reality. We also wish to underscore that any electoral exercise pursuant to Indian Constitution cannot serve as a substitute to grant of right to self-determination. Similarly, the decades-old grievances of the Kashmiri people cannot be meaningfully addressed through economic activity down the barrel of a gun. Instead of making baseless claims about Azad Jammu and Kashmir, India should vacate the large territories of Jammu and Kashmir under its occupation for the last 77 years. It must realize that a peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people is imperative for a lasting peace in South Asia. और उसके काउंटर में आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कश्मीर को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स पास की, आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स पास की। पाकिस्तान से अपेक्षा नहीं करता हूं कि पाकिस्तान हमको पीओके वापस कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ हमको जोड़ दिया जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी ये लगने लगा है कि यदि हम अपना विकास भी यदि चाहते हैं तो भारत जैसे देश के साथ जुड़कर ही हम अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। उसको देश नहीं कहता हूं, उसको क्षेत्र कहता हूं। और पाकिस्तान मजबूर होगा, पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर इशू को कैसे देख रहे हैं, और इस पर आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट्स जो आती हैं, और अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से जारी हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, स्टेटमेंट्स का दौर और मेरे को लग रहा है कि अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बोल दिया है और डॉक्टर राजनाथ सिंह ने जी भी बोल दिया है। मेरे को लगता है अब ये स्टेटमेंट्स का दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर से काफी लोग इधर आना जाना शुरू हो गए, जो पीओके है जिसको हम बोलते हैं। तो मेरे को लगता है ये जो गतिविधियां हैं ये तेज हो गई हैं आगे से। और एक बात आप याद रखना कि हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा, ना हिंदुस्तान जबरन पीओके को वापस लेगा। ये हमारी तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, आपको भी पता है। पीओके के जनता जो है, पीओके की जो आवाम है, वो खुद ही बोलेगी, क्योंकि उनको यहां डेवलपमेंट दिख रही है हिंदुस्तानी कश्मीर में। पीओके में डेवलपमेंट का नाम नहीं है, बिजली नहीं आती है, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बिजली का तो आपने खैर पीछे खुद ही देख लिया क्या हाल था, जब उनका कहना यह था कि बिजली बनाते तो हम हैं, लेकिन हमको इतनी महंगी क्यों मिल रही। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं, तो उसकी वजह से मेरे को लगता नहीं है कि हिंदुस्तान को कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। पीओके अपने आप ही बोलेगा कि जी हम वापस फिर उधर ही आना चाहते हैं, क्योंकि था तो हमारा ही ना। ये तो जबरन जो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने चीन के शह पे, वो सारी दुनिया को पता है। और मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान को ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। और तो मेरी तो आपको सलाह यही है कि आप जरा अपने वो बलूचिस्तान की तरफ ध्यान दो। पीओके तो आ रहा है, कच्चे धागे से खींची आएगी सरकार मेरी। मुज़फ़्फ़र भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर को देखते हुए, और अगर आप सर की किसी बात को काउंटर करना चाहते हैं तो आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें करेक्ट कर दूं चीज़ है कि बिजली की बात की, हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, लेकिन ये है कि बिजली के रेट जो है ना, हम इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, मैं पंजाब के अंदर बैठा हूँ, हमारा जो रेट है वो 70 से 100 रुपये वेरी कर रहा है। कभी 70 होता है, कभी 60 होता है। लेकिन उनका रेट आपको पता है कि जब उन्होंने स्ट्राइक की थी बिजली के लिए, तो मेरे ख्याल में 3 या 4 रुपये उन्होंने डिमांड थी उनकी कि हमारी इतनी करती जाए। तो वो हो गई है वहाँ पे बिजली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी हमारे डैम, हमारे पास मंगला डैम है वहाँ पे, तो बिजली का रेट वहाँ पर ज़्यादा हो गया। और बाकी बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ हरप्रीत भाई के, डेवलपमेंट की कमी है यहाँ पर। जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी कम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो भी कम है, रोड्स भी बनने वाली हैं, एयरपोर्ट भी नहीं है।
और भी काफ़ी कमी है। लेकिन ये कहना कि जी ये लोग जो है ये कहेंगे कि हमने भारत के साथ जुड़ना है या हम भारत के साथ मिलेंगे, ये कम अज़ कम मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। मेरा अक्सर जाना होता है मुज़फ़्फ़राबाद, तो खैर नहीं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैं मेरा को बिज़नेस टूर होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पर, तो उस हवाले से फिर बात होती है, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होती है। वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी इंटरेक्शन होता है, तो वो ऐसी मुझे कोई चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आई कि किसी ने ये बोला हो कि हम पाकिस्तान से अलग होके भारत के साथ मिलना चाहेंगे या कुछ ऐसे। प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ जगहों में, फैसलाबाद में भी होते हैं, दूसरे इलाकों में भी होते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हमने देखने को मिले। लेकिन आपकी बात से इतने हद तक मैं ज़रूर एग्री करूँगा कि उनको ये ज़रूर एहसास होता है कि भारत के पास जो कश्मीर है उसके अंदर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है और वो होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि। लेकिन ये कहना कि वो ये कहेंगे कि जो है, देखिए मसला कश्मीर क्या है, मसला कश्मीर जैसे कि हमने देखा कि एक यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक रेजोल्यूशन पास हुई थी उसके मुताबिक ये था कि वहाँ पर जो है भारत के पास जो कश्मीर है, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, इन दोनों के अंदर रेफरेंडम होगा और उन लोगों से उनकी मर्जी पूछी जाएगी। तो मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ। अगर आप हरप्रीत भाई, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीरी लोग रहते हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमने मिलना है, तो एक रेफरेंडम करा लेते हैं मिलके। जो इंडिया का कश्मीर, इंडिया के पास कश्मीर है उसका भी, और पाकिस्तान के अंदर एक जो यूनाइटेड नेशन के जो करारदाद के तहत अगर वो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए पूरा कश्मीर। अगर वो कहेंगे जी हमने भारत के साथ मिलना है तो वो भी ऑप्शन है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें कदम आगे बढ़ाएं राजनाथ सिंह जी और जयशंकर जी। बिल्कुल, अगर आपको ये कंफर्म है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमने भारत के साथ मिलना, तो देर किस चीज़ की है? आप आगे बढ़ें, इस पे स्टेप लें। यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं, उसके तहत आगे बढ़ें और रेफरेंडम कराएं। अगर लोग बोले कि पाकिस्तान के साथ मिलना तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ मिल जाए। अगर कहेंगे कि जी हमने इंडिया के साथ मिलना तो वेलकम कहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर जो करारदादें हैं यूनाइटेड नेशन की, उसके तहत इसके ऊपर काम करना चाहिए और अगर जो भी फैसला कश्मीरी बोलेंगे उसके तहत उसका जो है वो फैसला हो जाना चाहिए। जी। सही। सर मैं आपसे भी एक फैक्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं मतलब हम लोग तब रोड शो किया करते थे कि कश्मीर की जानिब से कहा जाता था कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि कश्मीरी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका मतलब मुतालबा था कि हम जो है मतलब हमें बिजली जो है वो सस्ती दी जाए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके इस मतलब जो आर्ग्यू था या उनकी जो डिमांड थी वो कंप्लीट पूरी की, तभी उन्होंने प्रोटेस्ट करने छोड़ दिए थे। हमने इस दोनों खबरों को, यानी कि एक दिन बाद आपको अपडेट मिलती है ना कि उसकी सही एक एंगल क्या है, हमने उस पर खुद एक पूरी एक न्यूज़ कवर की थी कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब भी कवर की, और जब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को पूरा फुलफिल करके और मतलब बिजली के इतने यूनिट उनको सस्ते दिए, फिर जाकर ये मामला जो है सेटल हुआ, उस पर भी हमने प्रोग्राम की। तो यानी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यानी कि किधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुद अपना आपको एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ कि बिजली का खैर उनको ये मसला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम जो है वो खुद ही हमारे साथ मर्ज हो जाएंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आए दिन आती रहती हैं, लेकिन कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। इतने साल गुजर गए, इतनी जंगें लड़ ली, ठीक है, आप डेवलपमेंट जो है वो मतलब कश्मीर में करवा रहे हैं, ठीक है, हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वहाँ पर जो है हम वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं जब आप क्लेम करते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तक मसले का हल नहीं निकल सका। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? ये जो मसला है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से तो कोई मसला ही नहीं है। हमारी नजर में कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया हुआ है। बस ये मसला अब आपकी तरफ है जो पीओके वाला कश्मीर है। हमारे वाले कश्मीर में कोई मसला नहीं है और ना ही हमको जरूरत है पीओके के लिए यूएन के पास जाने के लिए, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है इतनी। मतलब हम वी आर नॉट डाइंग लाइक एनीथिंग। हम कोई इतने डेस्परेट नहीं है कि पीओके के, हम जब तक पीओके हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारे गले से रोटी नहीं नीचे उतरेगी। हमको जरूरत नहीं है, ये पीओके वालों को ही जरूरत है। और अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं तो कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था।
ये तो आप मानते हो ना। प्लस मैं यहाँ- प्लस लेट मी फिनिश बस। प्लस जब वो राजा हरि सिंह ने जो भी हुए मामला, लेकिन पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। आपने आपने अभी मोहतरमा अभी फरमाया है कि जंगे भी कितनी हमने कर ली, हमने नहीं की, आपने की। हिंदुस्तान ने कभी हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान को खुजली थी हमको कश्मीर चाहिए। हिंदुस्तान ने, आप मेरे को इतिहास हिस्ट्री उठा के बता दीजिए कि हिंदुस्तान ने कभी किसी मुल्क का 1 इंच भी जगह ली हो। अब उसकी आपको एक मैं मिसाल दे देता हूं। जब बांग्लादेश बना, हिंदुस्तान अगर चाहता तो विद इन नो फ्रैक्शन ऑफ टाइम बांग्लादेश को वो मर्ज कर सकता था हिंदुस्तान में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब तो टाइम था, मौका भी था, दस्तूर भी था, 93,000 पतलूनें भी उतार दी हुई थी, तब तो मौका भी था ना। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी ये फितरत में नहीं है। हम यही चाहते हैं जियो और जीने दो। अभी पाकिस्तान की तरफ से ही आवाजें उठती हैं हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू करनी चाहिए, व्यापार शुरू करना चाहिए जी, ये जी हमको चीजें सस्ती मिलती थी। हिंदुस्तान से तो कोई आवाज नहीं उठी ना कि हमको पाकिस्तान से तिजारत करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, हमारा पता नहीं कितने का नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, हिंदुस्तान में आज भी मेरे जैसे कई बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। अदरवाइज आप पंजाब को क्रॉस करो थोड़ा सा जाके, कोई नहीं पाकिस्तान का नाम लेता है। ये चीज तो आपको पता है खैर, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा रहा हूं। सो पाकिस्तान, देखो पंजाबी में एक कहावत है, जिदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने। आप समझते हो कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की कोई जरूरत है? मुश्किल है। ना पहले थी ना अब है। हाँ, पाकिस्तान को जरूर प्याज सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए, आलू सस्ता चाहिए, ये सस्ता चाहिए तो वो सस्ता चाहिए। हमारे तो जितना हमारे पास इस वक्त अनाज है, अन्न है, फ्रूट है, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये फिलीपींस को भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है। पीओके को जरूरत है, पीओके की आवाम को। राजनाथ सिंह ने भी आज बोला है कि पीओके की आवाम खुद ही बोलेगी कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट वी आर रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हम पहले, आज तक हमने कभी पहले किसी को ओए भी नहीं बोला है। ये हिस्ट्री गवाह है, किताबें पढ़ी पढ़ी से। हिंदुस्तान ने कभी किसी को पहले ओए भी नहीं बोला, लेकिन जब किसी ने ओए बोला है तो फिर तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, आपको पता ही है। हाँ जी, अब आप बोलिए। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है हमें कश्मीर लेने की, तो फिर सर आपकी तरफ से ही तो स्टेटमेंट्स आती हैं कि कश्मीर जो है वो हम लेकर रहेंगे। हम हमेशा आपकी मतलब आपकी तरफ यहाँ से भी जाती है, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि इधर से भी जाती हैं, उधर से भी आती हैं, इधर से भी जाती है, दोनों तरफ से आती हैं, बराबर ही की आती हैं। अगर उधर बात छिड़ती है तो इधर भी जो है बात ना छिड़े, ऐसा हो नहीं सकता। आप कभी भी देख लीजिए, जब उधर से कोई स्टेटमेंट आएगी तो इधर से जवाब जरूर जाएगा। कारण ये है कि ये 2025 का भारत है, ये वो 1980 का भारत या 85 का 90 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। यहां से उसी वक्त विद इन नो टाइम जवाब जाएगा, क्योंकि यहां पर जनता तैयार बर तैयार ही बैठी रहती है। अब मतलब जैसे ना चुप रहने का टाइम चला गया, चुप रह के बहुत देख लिया। पाकिस्तान को ये लगा कि 65 की जंग में और 62 वगैरह में जब चाइना से हम हार गए थे, यस मैं कबूल करता हूं कि हम हार गए थे। अरे तुम भी कबूल करो ना कि 4 बारी हारे हो तुम, लेकिन हम तो कबूल करते हैं हम चाइना से 1 बारी हार गए थे। पाकिस्तान को फिर ये लगा कि अब तो हमने, चाइना ने हिंदुस्तान की कमर तोड़ दी है, चलो जी अब फिर से हमला करो। आपने बोला 4 जंगें भी लड़ दी, हमने कोई जंग नहीं लड़ी। हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे, हम कभी ऑफेंसिव मोड में नहीं रहे। पहला हमला, पहली लाठी, पहला पत्थर, पहली ईंट पाकिस्तान से आई है, तब यहां से जवाबी कार्रवाई हुई है। अगर नहीं करते, अच्छा अब पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह बखूबी पता है कि अगर अब हमने थोड़ी सी की भी की ना तो वहां से बहुत बुरा रिएक्शन आएगा। इसीलिए खैर
ये आप बोल रहे हो कि हिंदुस्तान जाए ना यूएन में, तो वहां वो टाइम निकल गया। अब यूएन में हम क्यों जाए यार? 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम बन गए हैं, तीसरी बनने वाले हैं, अब भी हम यूएन में जाएंगे? मैं फिर यूएन में रिपीट आप ही गए करता थे हूँ, ना, यूएन में वो आप ही गए पहले थे गए, ना। मैं वही बोला था मुजफ्फर भाई, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, ये वो भारत नहीं है, ये अब 2025 का भारत है। अब हम यूएन में नहीं जाएंगे, हमको जरूरत नहीं है यूएन में जाने की। चले गए जब पहले हम जाना था, चले गए, उसका हशर भी देख लिया। अब वो गलतियां फिर से नहीं होंगी। अब तो अच्छा बराए मेहरबानी है, बलूचिस्तान को बचाओ अपने को। मुज़फ़्फ़र भाई, यहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम देखते रहते हैं। यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और उधर आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को हल करते-करते इतने साल गुज़र गए हैं। कोई हल दिखता हुआ नज़र आ रहा है? और आप सर की स्टेटमेंट्स को भी काउंटर कर सकते हैं प्लीज़। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं है जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसकी। तो अभी तो मेरे ख़्याल रिसेंटली हमने कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं देखी रिगार्डिंग पाकिस्तान की तरफ से कोई भी, कि जो कश्मीर के बारे में हो। इससे पहले राजनाथ सिंह बार-बार मेरे ख़्याल में 2-3 दफ़ा पहले भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। जो जयशंकर जी बड़े ही मैच्योर, हालाँकि पॉलिटिशियन, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ज़ीरक और बहुत ही दूरअंदेश जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत ही काबिल है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए उनसे। उन्होंने भी लेकिन ये देखें कश्मीर के ऊपर जो है वो लंदन में जो बात की है कि कश्मीर हम पाकिस्तान से हासिल कर लेंगे। उन्होंने जो मोदी जी की गवर्नमेंट की जब उन्होंने कारनामे बताए, उसमें अगला जो स्टेप है वो यही बताया कि हम पाकिस्तान से ये कश्मीर ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जी हम ले लेंगे, या अब राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जी वो कश्मीरी बोलेंगे कि जी वो इंडिया के साथ मिल जाएँगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, कि वहाँ पर कुछ बड़ी बगावत हो रही है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो तंग है, या वो कहते हैं कि जी हमने भारत के साथ मिलना है। नो डाउट, मैं पहले भी जैसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि जी नो डाउट कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर बेरोज़गारी है। फैसलाबाद में बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो जॉब करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे जानता हूँ, मैं पर्सनली लोगों से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे वहाँ पर हमारे इलाके के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगनी चाहिए, वहाँ पर रोज़गार हमें उस इलाके में होना चाहिए। लेकिन किसी की ज़ुबान से आज तक मैंने ये नहीं सुना कि वो ये बोले कि जी हमने पाकिस्तान से अलग होना। तो ये मुझे नहीं लगता कि कौन से लोग हैं जो इनको बताते हैं कि जी हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। हो सकता है कोई चंद मुट्ठी भर लोग हों कि जो इस तरह की बात करते हैं। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें ना, अभी क्या हाल चल रहा है कि वहाँ पर ट्रेन को जो है वो हाईजैक किया गया। हमारे 200 से ज़्यादा, शायद मुझे लगता है कि इतने लोग हमारे शहीद हो गए। मैं कल से, यकीन माने, मैं अफ़सरदा हूँ जो लोगों की शहादत की वजह से, हमारे जवानों की शहादत की वजह से। लेकिन आप वहाँ पर इंडियन मीडिया की ज़रा थोड़ी-सी देखें, आप कोई भी इंडिया का चैनल उठा के लें, मुझे इंतहाई दुःख और अफ़सोस वो होता है कि जब मैं वहाँ पर, वो खुशी की तरह बताते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा वहाँ पर सरअंजाम दे दिया गया हो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमसायों के साथ हमदर्दी का इज़हार होना चाहिए। अगर आप किसी के दुःख में शरीक नहीं हो सकते तो उसके दुःख का मज़ाक भी नहीं उड़ाना चाहिए कि यहाँ पर मेरे अगर घर के अंदर मातम हो रहा है, मेरे घर के अंदर लोग मर रहे हैं और वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और वहाँ पर बैठकर तज़िये किए जा रहे हैं कि ये देखिए जी बीएलए ने बहुत बड़ा कारनामा वहाँ पर सरअंजाम दिया है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो उसका अंजाम फिर क्या होगा? फिर यहाँ से फिर कोई ना कोई काम गलत होगा जवाबन। और ये ताने-बाने, ये यहाँ पर देखिए लोगों को कहने का मौका मिल रहा है। मैं अभी अपना मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया इसमें इन्वॉल्व है और उसके ताने-बाने ऐसे मिल रहे हैं। तो ये नफ़रतें क्यों हम ऐसे बढ़ा रहे हैं कि हम जो है, बजाय ये कि एक दूसरे मुल्कों को आपस में करीब लाएँ, हम फिर एक दूसरे के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट दें, या इस तरह का जो रवैया अपनाएँ कि जो अंदर से नफ़रतें हैं वो उसको ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, हमें समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। इंडिया के अंदर कुछ काम गलत होता है, वहाँ पर खुदा ना ख़ास्ता कोई वहाँ पर गलत काम होगा, तो मैं
उसकी मजम्मत करूंगा, मुझे उसका दुख होगा। इंडिया के अंदर एक बंदा भी अगर कोई उसकी जान जाती है तो वो मेरा भाई है, मुझे उसकी मौत का उतना ही दुख होगा जितना एक पाकिस्तानी का दुख है। तो मैं इसी तरह के रवैये की तवक्को करता हूँ कि उधर से भी हमें ऐसा ही रवैया मिलने कि हमारे अगर कोई यहाँ पर कोई जवान जो है वो शहीद होता है तो उसके साथ हमारे साथ भी वैसे ही हमदर्दी का रवैया जो है वो होना चाहिए। मैं क्या, जैसे जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जोर से बोलो। सॉरी मेरा फोन गिर गया नीचे, जरा जोर से बोलो। दिल्ली से हम ही बोला करें क्या अमन की बोली, कभी तुम भी लाहौर से जरा बोलो। सो पहले देखिए मैं हमेशा से अमन की बोली ही बोलता हूँ, प्यार की बोली ही बोलता हूँ। ऐसा है मुजफ्फर भाई, आपके मेरे या रिबाहा बेटी के बोलने से कुछ नहीं होगा। हम तो अपना इजहारे मतलब जो हम सोचते हैं वही कर सकते हैं। जो रियलिटी क्या है, अगर उधर से कोई आवाज आएगी तो इधर कोई चुप नहीं बैठेगा, अगर इधर से कोई आवाज आएगी उधर कोई चुप नहीं बैठेगा। और जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है इस मामले में, पहले मैं एक आपकी बात का जवाब दे दूं। जो आपने बोला कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला, उन्होंने अपने से नहीं बोला, उन्होंने आपके एक सहाफी के सवाल के जवाब में बोला। आप कभी भी डॉक्टर एस जयशंकर की पुरानी इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, वो अपने से कभी भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तब जवाब देते हैं, अदरवाइज उनके पास और बहुत काम है, ऐसे कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछता है तो फिर वो जरूर जवाब देते हैं। आप फिर से ये वही जो इंटरव्यू है फिर से रिपीट करके देख लेना, पहले उन्होंने नहीं बोला था, आपका कोई पत्रकार था, वो अंकल जी थे, उनको पता नहीं क्या सूझी, तो फिर उन्होंने जवाब सुन लिया, ठंडे होके बैठ गए। अच्छा, दूसरी बात, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में भी मैं घूमा, मैं पाकिस्तान की एम्बेसी भी जाता हूं, 2 बारी होया आया मैं। मेरे को लगता है कि जो ये आपके ये है ना, जितने भी ये एम्बेसीज में, हाई कमीशन में भी जो लोग बैठे हुए हैं, वो ही नहीं चाहते कि इंडिया हमको सही समझे। अब देखिए, जितनी तलखी से वो यहाँ पे, जब हमारे कोई बंदे यहाँ बातें होती रहती हैं, वीजा लेने जाते हैं, जितनी तलखी से वो बोलते हैं, जितनी बदतमीजी से वो बोलते हैं, जबकि ये अफजल कौम है, ये बोलती है कि हमको बड़ी तमीज है। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जैसे कि वो वहां आपको ट्रीट करते हैं, पानी को कोई नहीं पूछता, बैठने को कोई नहीं बोलता, जबकि मेरी उम्र तो जितने वहां बंदे बैठे थे उन सबसे ज्यादा थी ना। लेकिन नहीं, वो नहीं है, तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब मेरे जैसा बंदा पाकिस्तानी हाई कमीशन का बैड एक्सपीरियंस लेके वाघा बॉर्डर क्रॉस करता है, वहां का जब ट्रीटमेंट, लोगों का जो रवैया मेरे साथ होता है वो देखता है, वो जो इल ट्रीटमेंट होता है दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने किया, वो सब भूल जाता है कि यार ये तो बंदे बहुत बढ़िया हैं। ये वाइसा वर्सा है, ऐसा ही कोई इंडिया आता वो भी यही सोचता है। सो ये जो है ना, कुछ ये हमारे जैसे आपकी वो है आईएसआई है, मेरे को तो लगता है सारे आईएसआई वाले बैठे हुए हैं वहां पे, और इधर भी जैसे एजेंसियां हैं, ये तो दोनों तरफ चलेगा। जब उधर जैसा कोई बिहेव करेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। और मेरे को लगता है कि जो एजेंसियां है ना, यही नहीं चाहती कि कोई अमन शांति हो या कोई काम हो। जो दिस इज प्योरली माय पर्सनल फीलिंग, दिस इज माय गट फीलिंग, जो मैं सोचता हूं। अदरवाइज मुजफ्फर भाई, आपसे इतनी बातें होती हैं, आपने बोला आओगे तो मेरे पास आना, ये करेंगे वो करेंगे, रिबाहा बेटी से बातें होती हैं, रिबाहा के घर में तो मैंने बिरयानी भी खानी है जब मैं अगली बारी आया। लेकिन हाँ, हम लोग जो है आम लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना मैंगो पीपल, हम आम लोग हैं हमारे ऐसे में। लेकिन जब ऐसे बयानात हम सुनते हैं तब हमारे अंदर वो जो खून होता है ना, जो क्या बोलते हो आप, बेवतनी, फिर वो जागती है कि यार उसने ऐसा बोला तो कोई नहीं, हम भी ऐसा जवाब देंगे। अदरवाइज उधर भी वही है, इधर भी यही है। लेकिन जो ये
कश्मीर का इशू, मैं फिर उस पे वापस आता हूं। कश्मीर का इशू ये पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, ये पुरानी हिस्ट्री भी बताती है। लेकिन जैसे अपने आप बोला, आप यूएन में चले जाओ ना, फिर ओ यार किसी को जरूरत नहीं है इंडिया की तरफ से यूएन में जाने के लिए, अपने आप ही जो होगा वो टाइम बता देगा, टाइम विल टेल इट्स ड्यू कोर्स। वो जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन हम डेस्परेट नहीं यहाँ बैठे हुए इंडिया में कि हाय यार वो पीओके कब आएगा कब आएगा। जब आएगा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है ना जरूरत है। सीधी सी बात है, मेरे कहने का मतलब ये है। मुजफ्फर भाई क्या कहना चाहेंगे सर के स्टेटमेंट्स पर? सर ने कहा है कि उनके साथ हाई कमीशन देखिए इन्होंने जो देखिए ये मुझे क्योंकि आइडिया नहीं ना, मैंने कभी हाई कमीशन गया हूँ, लेकिन ये इस तरह की शिकायत ज़रूर हमें मिलती हैं, दोनों तरफ से मिलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया विजिट करना चाहते हैं, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ होते हैं, और बहुत सारे इंडियंस हैं जो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ होते हैं। जब मैं ननकाना साहब गया था तो वो वहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली ऐसी थी कि जो पाकिस्तान विजिट करना चाहती थी। वो जब उनसे बात हुई, कह रहे कि नहीं हम 300 लोगों ने हम अप्लाई किया था वीज़ा, लेकिन 100-150 को मिला, बाकी का रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो इसके ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए। ये जो है अगर कोई इंडियन पाकिस्तान आना चाहता है तो उसको वीज़ा मिलना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन जाना चाहते हो तो उसको भी वीज़ा। और लोगों में जैसे इन्होंने बोला ना कि हरप्रीत भाई ने, कि जब ये पाकिस्तान आते हैं तो इनके दिल में जो जितना गुस्सा होता है या जितना वो चीज़ वो भरी होती है, जब वो पाकिस्तानियों का रवैया देखते हैं तो वो सारा कुछ भूल सकते हैं। इसी तरीके से कोई पाकिस्तानी जब इंडिया जाता है, इतना प्यार ही उसको वहां से मिलता है, तो इंडियन भी उतना प्यार ही पाकिस्तानी से वहां पर करते हैं। ये दोनों तरफ है। तो मुझे नहीं समझ आती क्यों ये हमारा मीडिया, मैं नाम एजेंसियों को जानता हूँ कि एजेंसी के इसके ऊपर क्या है, लेकिन ये अभी जो हमें देखने को मीडिया मिल रहा है इसमें मैं सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें जो जलती है उसके ऊपर तेल छिड़कने का, वो अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपनी कहते हैं ना कंपनी की मशहूरी के लिए ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर इनको मैं समझता हूँ कि ये देखना चाहिए कि आपकी एक खबर की वजह से किसी का दिल तो नहीं टूट रहा, या कुछ ऐसी लोगों का माइंडसेट तो नहीं बन रहा कि वो लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है दोनों मुल्कों में आपस में। तो ये इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अभी हरप्रीत भाई आप जरा देखिएगा इंडियन मीडिया, अभी आप देखिएगा कि बलूचिस्तान के ऊपर वो किस तरह की खबरें वहां पर हो रही हैं। मेरा यकीन माने दिल टूट गया। एक मैं पहले ही परेशान था कि इतने लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्गों को वहां पर मारा गया है, और उसके ऊपर क्या रिएक्शन इंडियन मीडिया की तरफ से आ रहा है, तो जो बहुत ही अफसोसनाक है। बस यही कहना है। लोगों में नफरत नहीं है, ना इंडिया के लोगों में नफरत है, ना पाकिस्तान के लोगों में नफरत है, लेकिन ये बीच में जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से ये सारे मसले बढ़ते हैं। एंड पर सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज मेरा यही है जी, खुश रहो, आबाद रहो। और ये जो फेक मीडिया है, जो ये कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि आप क्या सोचते हो, उनकी बातों में ना आओ और अपने दिमाग से काम लो। और ये जो वक्ती जनून है, वक्ती जनून की गुलामी में ना जियो। पाकिस्तान में तरक्की करो, पढ़ाई करो, ईमानदारी से लो और अपने मुल्क का नाम करो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपका जो मुल्क है वो कुछ ऐसे खूनी पंजों में फंसा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जिसकी गिरफ्त से आपको निजात होना पड़ेगा, आजाद होना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। नहीं तो हालात देख के तो दुख ही होता है, और मैं तो लाइव देख भी आया वहां आके, तो दुख ही होता है मेरे को। एंड पर मुजफ्फर भाई आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी मैसेज यही है, प्यार का मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है, दोनों मुल्कों के लोगों के लिए, अमन के लिए। और जो ये एक बहुत बड़ा सानहा हमारे ऊपर गुजरा है, और अभी भी पता नहीं कितने लोग, अभी कोई फिगर हमारे पास नहीं सामने आई कि कितने लोग जो है वहाँ पर उनको बेगुनाह लोगों को मारा गया है। तो इस गम की घड़ी में जो है हम जो उन लोगों के साथ है, अपने जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारे, उनके देखें, वो भी तो किसी के बेटे होंगे, वो भी किसी के बाप होंगे, क्या गुजरी होगी जो है वो। अब ये देखिए जो ट्रेन का ड्राइवर जो शहीद हुआ है,
उसने अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम रखा हुआ था कहीं पर कि हमने ईद के दूसरे तीसरे दिन कहीं पे जाकर हमने एंजॉय करना है। तो अब उसकी लाश वहां पर घर आई है, तो अब क्या उसके बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, ये मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, कि मेरी अगर प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है कि हमने कहीं जाना या घूमने जाना है और कल को मेरी घर में लाश आ जाए तो मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। तो ये दूसरे के दुख को अपना दुख अगर आप समझेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो है वो इंसानियत कोई नहीं है। मुजफ्फर भाई, बहुत दूसरा तो शुक्रिया आपके मुजफ्फर दुख भाई को आपका। यकीनन दिल दुखता है और हम दुआगो हैं, जितने भी सिविलियंस जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर जिनकी जानें गई, और यकीनन हर एक इंसान की जान बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। और हमें चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पे या जिन्होंने ये सब करवाया उनके खिलाफ या उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।